हेलो गाइस, टू कैसे हो आप? होप करता हूँ बढ़िया होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। सबकी हैरानी, मरना है तो मरे। राजनाथ जी जगजीत जी की तरफ देखकर बोले, जगजीत जी क्या हमारी पोता बहू एक डॉक्टर भी है? हमें भी बताए, हम तो हमारी बच्ची की इतनी सारी टैलेंट के बारे में जान चुके हैं। अब हमें कोई हैरानी नहीं होगी। दादी माँ भी सिर हिलाकर बोली। तो जगजीत जी हाँ में सिर हिलाकर बोले, हाँ ये भी सच है। मेरी प्यारी प्रिंसेस दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर है, डॉक्टर दिशा, नाम तो आपको पता ही होगा। अब आगे। ये बात वहां खड़े सबके ऊपर किसी बॉम्ब की तरह गिरी थी। सब हैरानी से नियति को देखने लगे। रायजादा फैमिली के सभी लोग, मित्तल फैमिली के सभी लोग बस नियति को ही देख रहे थे। आज वो पहली बार उस लेजेंडरी डॉक्टर को अपने सामने देख रहे थे, जिसके बारे में अफवाह थी कि डॉक्टर दिशा को ढूंढते हुए आप खुद की दिशा भी भूल जाओगे। वो डॉक्टर दिशा जिसके बारे में अफवाह थी कि वो मुर्दों को भी जिंदा कर सकती है, जिसकी बनाई है मेडिसिन चमत्कारी होती थी। और आज तक जितने भी पेशेंट को उन्होंने ट्रीट किया है, सभी सर्जरी और सभी कैसे सक्सेसफुल था। डॉक्टर दिशा मेडिकल की दुनिया में किसी भगवान से कम नहीं थे, पर उनसे अपॉइंट मिलना हद से ज्यादा मुश्किल था। और किसी ने भी आज तक डॉक्टर दिशा की चेहरे को नहीं देखा है कि वो कैसा दिखती है और कितनी एज की है। सबको बस इतना पर था कि वो एक लेडी है। सबको तो यही लगता था कि डॉक्टर दिशा कोई मिडिल एज या फिर बूढ़ी औरत होगी, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अनुभव हासिल कर लिया होगा। अगर डॉक्टर दिशा खुद को पब्लिक के सामने लाती, तो दुनिया की सभी ताकतें डॉक्टर दिशा को अपनी तरफ करने की कोशिश करते, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, बैकग्राउंड कितना भी स्ट्रोंग हो। सबको को चाहिए वो है लंबी जिंदगी, और उसके लिए वो डॉक्टर दिशा को जरूर अपनी तरफ करते। इस वक्त सब यही सोच रहे थे कि अगर सबको पता चल जाए कि जिस डॉक्टर दिशा को वो एक मिडिल एज लेडी या बूढ़ी औरत समझते हैं, वो सिर्फ एक छोटी लड़की है जो आज ही 18 साल की हुई है, तो फिर उन सब का क्या हालत होगा? क्या वो सब पागल नहीं हो जाएंगे? आप सच कह रहे हो जगजीत जी, गुरुनाथ मित्तल जल्दी से जगजीत जी के पास आकर बोले। तो जगजीत जी ने हाँ में सिर हिला दिया और बोले, पर तुम सबको ये बात सीक्रेट रखनी होगी। मेरी बच्ची अभी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती है। राजनाथ जी जल्दी से बोले, बिल्कुल हम ध्यान रखेंगे ताकि हमारी प्यारी पोता बहू को कोई परेशानी ना हो। हे भगवान, उनके घर में किस तरह की खजाना बहू बनकर आ रही है, जिसने इतनी छोटी सी एज में इतना सब कुछ हासिल कर लिया है, जिसे लोग सालों लगाकर भी हासिल नहीं कर पाते हैं। अजीत भी सिर हिलाकर बोले, सच में हमारी बहू एक खजाना है। उसकी हर एक आइडेंटिटी बहुत आउटस्टैंडिंग है। उसकी एक भी आइडेंटिटी काफी है उसे दुनिया की टॉप पर खड़ा करने के लिए। आप सही बोल रहे हो अजीत, ये तो रायजादा खानदान की खुशकिस्मत है जो ये बच्ची तुम्हारे घर बहू बनकर जा रही है। अगर हमें ये बच्ची पहले मिलती तो मैं जरूर इसकी शादी यश से करवाकर मेरी बहू बना लेता। अरुण जी बोले। तो प्रखर ने उन्हें गुस्से में घूर कर देखा। उसे गुस्से में घूरता देख अरुण जी जल्दी से चुप हो गए। अजीत जी जल्दी से बोले, मेरी बहू को मुझसे छीनने की कोशिश भी मत करना, ठीक है? ऐसा लग रहा था जैसे अगर अरुण जी ने एक और बार नियति को बहू बनाने के बारे में कहा, तो वो उनसे यहीं पर जरूर लड़ पड़ेंगे। ये सिचुएशन बहुत मजेदार और हास्यास्पद लग रही थी। लोग अपनी गर्लफ्रेंड या बीबी के लिए लड़ते थे, और यहाँ अजीत जी अपनी बहू को छीनने की सोचने वाले से लड़ने को तैयार थे। अंकिता जी प्रखर से बोली, तुम बहुत शांत लग रहे हो। क्या तुम पीछे जानते थे कि नियति बच्ची दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर दिशा है? प्रखर हाँ में सिर हिलाकर घमंड से बोला, ऑफ कोर्स मुझे पता था। मेरी बनी के बारे में भला मुझे कैसे पता नहीं होता? सुकांत जी बोले, तुमने पहले घर पर हम सबको क्यों नहीं बताया इस बारे में? चाचू, क्योंकि ये कोई जरूरी बात नहीं है। मेरी बनी सबसे आउटस्टैंडिंग है, वो जहां जाएगी सबको आउटसाइन कर देगी। तो क्या एक और आइडेंटिटी जानना जरूरी था आपके लिए? उसकी बात सुनकर सबने दांत पीस लिया। हर एक बात पर उन्हें प्रखर का उल्टा जवाब ही मिलता था। जो भी हो, मेरी बहू सच में सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग और पावरफुल है। कितना स्किल और कितनी आइडेंटिटी है उसके पास। अंकिता जी खुश होकर नियति की एक एक अचीवमेंट को काउंट करने लगी। यश, संजीत दोनों हैरान रह गए थे। पहले भी वो जानते थे नियति ने बहुत कुछ अचीव किया है, पर इतनी सी एज में दुनिया की इतनी बड़ी डॉक्टर जिसे लोग लगभग भगवान की तरह मानते हैं, ये उनके लिए थोड़ा ज्यादा था पचाने के लिए। स्वाभिमान, अगम, प्राची, राशि, रुचिका पांचों हैरान थे। मतलब नियति की एक और इतनी बड़ी आइडेंटिटी भी है। राजनाथ जी और सुमित्रा जी तो इतनी खुश थे कि अगर उनकी उम्र ज्यादा ना हुआ होता तो वो यहीं नाचने लगते।
भला इतनी अच्छी खूबसूरत और टैलेंटेड बहू पाकर कौन खुश नहीं होता। उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे उनकी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है, जो उन्हें इतनी अच्छी पोता बहू मिल रही है। अगर वो खुद भी ढूंढते तो भी इतनी अच्छी बहू कभी नहीं ढूंढ पाते। तभी गुरुनाथ जी और मालती जी उन दोनों से बोले, मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है राजनाथ, सुमित्रा। तुम्हें इतनी अच्छी और टैलेंटेड बहू मिल रही है, तुमने सच में बाजी मार लिया है। उन दोनों की बात सुनकर राजनाथ जी और सुमित्रा जी खुशी से मुस्कुराए। अब किसी को भी रूही की नहीं पड़ी थी। वो चाहे मरे या जिए, इससे उन्हें क्या ही फर्क पड़ने वाला था। वहीं रूही ने नियति से बहुत मुश्किल से हाथ छुड़ा लिया था और अमृत और विपुल जी के गले लगकर रो रही थी। जानबूझकर अपनी हाथ को उसने टाइट कर लिया, जिस वजह से वो बैंडेज और भी खून से भीग गया था। नियति ने उसे मजाकिया स्माइल लिए देखा और बोली, मिसेस शिखा शेखावत, देख लिया, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। उसे ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मानना पड़ेगा आपकी प्यार को, मिस्टर एंड मिसेस शेखावत। आपकी मनहूस घटिया बेटी को बस थोड़ी सी चोट लगी तो आपका दिल ही बाहर निकल आया। आपकी बेटी तो बहुत कमजोर है। क्या आपको याद है बचपन में आपकी इस कचरे बेटी की वजह से मुझे कितनी बार और कितनी गहरी चोट लगी है? पर आप में से कोई तब थोड़ा भी परेशान नहीं होता था, ना ही कभी कोई मुझे एक बार चोट की वजह से हॉस्पिटल लेकर गया। आप सच में एक आदर्श और महान परिवार है, और इस आदर्श और महान परिवार को ऐसे ही एक साथ रहना चाहिए हमेशा। इस आदर्श परिवार की हर एक मेंबर की कब्र भी एक ही जगह पर होनी चाहिए। मिस्टर शेखावत और मिसेस शेखावत की कब्र मैंने पहले बनवा दिया था, पर आपके बाघों का कब्र वहां पर नहीं है, तो मिस्टर शेखावत और मिसेस शेखावत को तो वहां बहुत अकेला महसूस होता होगा ना। पर मैं आप सबको इतना दुखी नहीं देख सकती। मैं एक काम करती हूँ, मैं अमृत शेखावत, अरिजीत शेखावत और रूही शेखावत की कब्र भी वहीं पर बना देती हूँ, ताकि मिस्टर शेखावत एंड मिसेस शेखावत को कंपनी मिलता रहे। उसकी बात सुनकर सबको हंसी आ रही थी। स्वाभिमान हंसते हुए प्राची और बाकी सब से बोला, वाह भाभी, क्या बेइज्जती कर रही है। उसकी बात सुनकर राशि गुस्से से बोली, ये लोग ऐसी ही बेइज्जती डिजर्व करते हैं। इन लोगों में नियति को बहुत सताया है, वरना वो कभी इतनी कठोर नहीं होती। वहीं विपुल जी, शिखा जी को बुरा भी लग रहा था। थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि कैसे नियति आपने बड़े भाई बहन को मरा हुआ साबित करना चाहती है। पर पास्ट की बातों को याद करके वो चुप रह गए। नियति को सच में कई बार बहुत गहरी चोट लगी थी, पर विपुल जी आपने काम में बिजी रहते थे और शिखा जी तीनों बच्चों में बिजी रहती थी। विपुल जी भी घर आकर अपनी प्रिंसेस रूही के साथ समय बिताकर सब भूल जाते थे। एक बार तो नियति को गहरी चोट की वजह से इन्फेक्शन हो गया था, क्योंकि उन्होंने लापरवाही की थी और सही टाइम पर किसी ने भी नियति को हॉस्पिटल ले जाना जरूरी नहीं समझा। तभी प्रखर नियति के पास आ उसकी हाथ को पकड़कर बोला, बनी, तुम उनके साथ बात ही क्यों कर रही हो? उसे डर था कि नियति इमोशनल हो जाएगी। अगर इस पागल लड़की को मरना है तो मरे, उसकी वजह से तुम खुद को क्यों परेशान कर रही हो? अगर ये मर जाती तो भी मेरी बनी उसे नहीं बचाती। प्रखर रूही और बाकी शेखावत मेंबर को नफरत से घूरते हुए बोला। उसकी ये बात और ये अंदाज रूही की दिल को दर्द दे रहा था। क्या प्रखर की नजरों में वो मरे या जिए उसकी कोई वैल्यू नहीं था, और वो यहाँ प्रखर से शादी करने का सपना सजाए बैठी है। हाँ मम्मी डैड सही कह रहे हैं, आप चलिए ना, मैं आज आपको विला दिखाऊंगा। कियान ने जल्दी से अपनी मम्मी की हाथ को पकड़ लिया। उसे डर था कि कहीं उसकी मम्मी के दिल में उसके डैड ही सबसे पहले हीरो ना बन जाए। अगर इस चुड़ैल आंटी ने फिर से आपको कुछ कहा तो आप मुझे बता सकती जो मोम, मैं आपको सेफ रखूंगा और इस जैसी गंदी आंटी से बचाऊंगा और इन्हें मारकर कूड़े में फेंक दूंगा, कियान घमंड से बोला। वो श्योर था कि वो ऐसा कर सकता है। वहीं अपनी पिछली बार हुई हालत के बारे में सोचकर नेहा और रूही और भी डर गई। तभी अरिजीत बोला, भाई, अब जब नियति प्रिंसेस की ट्रीटमेंट नहीं करना चाहती है तो हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अमृत ने हाँ में सिर हिला दिया। अरिजीत को गुस्सा तो आ रहा था, पर वो रायजादा फैमिली, भारद्वाज फैमिली और मित्तल फैमिली के सामने नियति को कुछ नहीं कह सकता था। वो सब रूही को हॉस्पिटल लेकर चले गए। राजनाथ जी विश्वनाथ जी से बोले, अब बहुत देर हो गया है विश्वनाथ जी, अब हमें भी चलना चाहिए। फिर नियति की सिर पर हाथ फेर कर बोले, हमेशा ऐसे ही रहो बेटा। विश्वनाथ जी ने तीनों फैमिली को बाहर छोड़ा और नियति के साथ अंदर आ गए। अब हॉल में जय, आकाश, आदित्य, कौशल्या जी और ब्रिजेश जी ही थे। उनमें से किसी को रूही को देखने का कोई इरादा नहीं था। सब वहां से रेस्ट करने के लिए अपने अपने रूम में चले गए। वहीं दूसरी तरफ अमायरा अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में बैठी हुई थी।
और ड्रिंक कर रही थी। तभी उसकी एक दोस्त बोली, अमायरा अब तो हम तेरे साथ संजीत जीजू को नहीं देख पा रहे हैं। उसकी बात सुनकर अमायरा गुस्से से आग बबूला हो गई, क्योंकि कुछ दिन से वो कितना भी संजीत को कॉल कर ले संजीत उसका कॉल ही नहीं उठा रहा था। अमायरा गुस्से में ड्रिंक की ग्लास को पटकते हुए बोली, पता नहीं वो कहाँ है, मेरी फोन भी नहीं उठा रहा है। अमायरा की कार्ड ब्लॉक है, विपुल जी का समझाना। उसकी बात सुनकर अमायरा गुस्से से आग बबूला हो गई, क्योंकि कुछ दिन से वो कितना भी संजीत को कॉल कर ले संजीत उसका कॉल ही नहीं उठा रहा था। अमायरा गुस्से में ड्रिंक की ग्लास को पटकते हुए बोली, पता नहीं वो कहाँ है, मेरी फोन भी नहीं उठा रहा है। अब आगे। उसकी बात सुनकर उसकी दोस्त हैरान ही कर बोली, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि संजीत जीजू को कोई और पसंद आ गई है? वहीं वहां बेटे कुछ और लड़के और लड़कियां जो अमायरा की दोस्त थी वो सब भी हंसने लगी। उनकी हंसी सुनकर अमायरा और भी गुस्सा हो गई और चिल्लाकर बोली, चुप, वो मुझे कभी नहीं छोड़ सकता। वो अभी काम में बिजी है, इसलिए वो मुझसे बात नहीं कर रहे होंगे। उसकी बोलने से सब चुप हो गए। उन्हें भी पता था अमायरा कितनी घमंडी और बिगड़ैल है, खास करके जब से वो संजीत रायजादा की गर्लफ्रेंड बनी थी। तब से वो और भी घमंडी हो गई थी। कुछ लड़कियों को तो उससे जलन भी होती थी। आखिरकार भला कौन रायजादा फैमिली की बहू नहीं बनना चाहेगा? पर अमायरा और संजीत दोनों कॉलेज टाइम से ही साथ में आ गए थे, और कॉलेज में उनकी बैच के हर किसी को पता था कि अमायरा संजीत की गर्लफ्रेंड है। इसलिए कोई भी अमायरा से उलझने की कोशिश कभी नहीं करता था। अमायरा कॉलेज में भी जिसे चाहे परेशान करती थी। कोई भी लड़की संजीत के पास आए अमायरा को पसंद नहीं था। उसने कुछ लड़कियों को बहुत टॉर्चर किया था। जो भी संजीत के पास आने की कोशिश करती थी या उनके दिल में संजीत के लिए कोई फीलिंग्स होता था, अमायरा ने फिर से सबके सामने संजीत को कॉल लगाया, ताकि संजीत फोन उठा ले और उसकी अब अपने दोस्तों के सामने और बेइज्जती ना हो। पर संजीत ने एक रिंग में ही उसकी कॉल को काट दिया। ये देखकर अमायरा को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो फोन तोड़ देना चाहती थी। उसने अपनी दोस्तों को देखा जो उसे ही देख रहे थे। वो साफ साफ समझ पा रही थी कि दिल ही दिल में ये लोग उस पर हंस रहे होंगे। पहले उसकी कॉल करने से 2-3 बार में ही सही संजीत उसका कॉल उठा तो लेता था, पर अब तो संजीत उसका कॉल ही काट रहा था। उसकी दिल में एक डर बैठ गया कि कहीं सच में संजीत ने किसी और लड़की को तो पसंद नहीं कर लिया है ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। संजीत को पाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया है। अब वो संजीत को यूं ही अपने हाथ से नहीं जाने देगी। वो रायजादा फैमिली की बहू तो बनकर ही रहेगी। अमायरा ने अपनी दोस्त को संजीत को कॉल करने के लिए बोला, तो उसके पास बैठी उसकी दोस्त लीजा ने हाँ में सिर हिला दिया और संजीत को कॉल लगाया, पर संजीत ने लीजा की कॉल भी नहीं उठाया। पहले भी जब भी संजीत उसका कॉल नहीं उठाता था, वो अपनी दोस्तों से कहकर संजीत को कॉल करती थी। अगर संजीत उसे मिलने भी ना आए तो भी वो उसके लिए बिल भेज देता था। चाहे कितना भी पैसा हो, शॉपिंग के लिए भी उसने अमायरा कार्ड दे रखा था, और अमायरा संजीत के पैसों पर ही लाखों का बिल चुकाती थी। छोड़ ना, शायद किसी टेंशन में होंगे, चलो हम चलते हैं, एक लड़की बोली। तो सब ने हाँ में सिर हिला दिया। वेटर जल्दी से बिल लेकर आया। अमायरा ने बिल पे करने के लिए अपना कार्ड वेटर को दे दिया, क्योंकि उसने ही इन सब को यहाँ क्लब में पार्टी करने के लिए बुलाया था, अपनी मूड ठीक करने के लिए। इसलिए वही सबके लिए बिल पे करने वाली थी। सॉरी मैम, पर ये डिक्लाइन हो रहा है, एक स्टाफ ने जल्दी से अमायरा को कार्ड देते हुए बोला। आप कैश पे कर दीजिए। वो वेटर अमायरा को नाराज नहीं करना चाहता था, क्योंकि अमायरा यहाँ पहले भी कई बार आ चुकी थी और हर बार वो लाखों का बिल देती थी। अमायरा हैरान हो गई और बोली, ये कैसे हो सकता है? कार्ड में अभी भी बहुत पैसे हैं, लिमिट के हिसाब से फिर कार्ड डिक्लाइन कैसे हो सकता है? एक बार और ट्राई करो, शायद तुम्हारी मशीन में ही कुछ खराबी होगी। अमायरा की बात सुनकर वो स्टाफ नामे सिर हिलाकर बोला, नहीं मैम, बाकी सबकी पेमेंट हो रही है। आपकी कार्ड में ही प्रॉब्लम है या फिर ब्लॉक कर दी गई है। आप दूसरे कार्ड या कैश दे दीजिए। अमायरा को गुस्सा आ रहा था। ये कार्ड उसे संजीत ने दिया था, इसमें बहुत पैसे थे, कार्ड कैसे ब्लॉक हो सकता है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी उसने दूसरा कार्ड निकाला और स्टाफ को दे दिया। स्टाफ ने जल्दी से उस कार्ड को पेमेंट के लिए लेकर स्वाइप किया। स्टाफ ने कार्ड को अमायरा को वापस दे दिया और थैंक यू मैम बोलकर चला गया। पर अमायरा की मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था, क्योंकि ये कार्ड उसके डैड ने दिया था, पर इसमें बस हर महीने लिमिट के हिसाब से पैसे आते थे। उनकी फैमिली ज्यादा रिच नहीं थी, वो तो इंडिया की टॉप 10 बिजनेस फैमिली में भी नहीं आ पाते थे हर साल। पर संजीत, उसका बॉयफ्रेंड, दुनिया की सबसे रिच फैमिली से था।
उसे इसी बात का क्या घमंड था, वो अपने डैड के अलाव किए पैसे को खर्च भी नहीं करती थी, क्योंकि संजीत ने उसे गोल्डन कार्ड दे रखा था। वो संजीत के दिया कार्ड से ही बिल पे करती थी, शॉपिंग करती थी। उसने अपने डैड के दिए उस कार्ड को रखा क्योंकि उस कार्ड में सिर्फ 5 लाख था, और एक ही बार में आज वो सारा पैसा खर्च हो गया था, क्योंकि यहाँ वाइन खाना सब कुछ महंगा था, और बुकिंग के लिए भी 1 लाख चार्जेस लगता था। अमायरा, क्या कार्ड को सच में संजीत जीजू ने ब्लॉक कर दिया है? लीजा ने पूछा, क्योंकि ज्यादातर पार्टी में अमायरा उनके लिए पेमेंट कर देती थी, और हर बार वो अपने कार्ड का दिखावा करती थी कि कैसे संजीत ने उसे गोल्डन कार्ड दिया। वो उसे कितना प्यार करता है, जो उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता है, और आज देखो कार्ड ही ब्लॉक कर दिया। सभी लड़कियां जिन्हें अमायरा ने पहले नीचा दिखाया था, भले ही वो बाहर से कुछ नहीं बोल रही थी, पर दिल ही दिल में सब अमायरा की मजाक उड़ा रहे थे। अमायरा को इस वक्त अपनी बेइज्जती महसूस हो रहा था। उसने गुस्से से दांत पीस लिया, फिर भी स्माइल करके बोली, शायद कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है, मैं कल इसे चेक करूंगी। इतना कहकर अमायरा उठकर बिना बाय बोले बाहर चली गई। उसकी जाने के बाद उसकी दोस्त उसके बारे में गॉसिप करने लगी। जरूर अब मिस्टर संजीत रायजादा को अमायरा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अमोरा की एक दोस्त बोली तो उसके पास बैठी लड़की बोली, बिल्कुल, भला कोई अमायरा के साथ ज्यादा देर क्यों रहेगा? मिस्टर संजीत रायजादा फैमिली के बेटे हैं, और अमायरा की फैमिली बैकग्राउंड तो हम में से कुछ दोस्तों की फैमिली बैकग्राउंड से भी नीचे है। बस तुम सब ऐसी बातें मत करो, क्या पता वो दोनों फिर से एक साथ आ जाए, या उन दोनों में कोई झगड़ा हुआ हो, इसलिए संजीत जी उसे इग्नोर कर रहे हो। अगर दोनों फिर से साथ में आ गए और तुम सब जो बात कर रहे हो उन्हें पता चल गया, तो क्या तुम्हें पता है क्या होगा? संजीत रायजादा हमारी फैमिली और बिजनेस को भी एक झटके में बर्बाद कर सकता है। उसकी बात सुनकर बाकी सब भी थोड़े डर गए और चुप हो गए। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में इस वक्त रूही की ट्रीटमेंट हो गई थी, और विपुल जी, सीखा जी, अमृत, नेहा, अर्जित रूही की रूम में बैठे हुए थे। सरिता जी और नीरज जी अभी घर के लिए निकल रहे थे। अर्जित रूही के पास बैठा था। रूही का चेहरा पीला पड़ गया था। मोम, डैड, भाई, आपने देखा रूही की हालत कितनी खराब है? प्रिंसेस की चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ा हुआ है। फिर भी नियति किस तरह से रूही को ब्लेम कर रही थी। मुझे पता है कि हम सब ने बचपन में उसके साथ बहुत गलत किया है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो अपना सारा गुस्सा प्रिंसेस पर निकालेगी। जब से वो आई है तब से हम सब ने माफी तो मांगा है ना उससे, फिर भी वो हमें माफ करने को तैयार ही नहीं है। उसने फिर से सबके सामने रूही को बेइज्जत किया। रूही की मेंटल हेल्थ पर कैसा इफेक्ट पड़ेगा? कहीं उसने फिर से सुसाइड करने की कोशिश की तो? उसकी बात सुनकर विपुल जी, सीखा जी सच में थोड़े डर गए। वो नियति की दोषी थे, पर वो नहीं चाहते थे कि रूही अपने आप को कुछ कर ले। वहीं रूही जो अनेक बंद करके लेटी हुई थी, पर वो सोई नहीं थी, बस एक्टिंग कर रही थी। वो अर्जित की बातें सुन रही थी। इस वक्त वो दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी। वो चाहती थी उसके मोम, डैड और अमृत भाई के दिल में जो नियति के लिए थोड़ी गिल्ट है, वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाए, और जो वो तीनों नियति की तरफ थोड़े झुकेंगे लगे थे, वो भी बंद हो जाए। वो अपनी मोम, डैड भाई को उस नियति के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहती थी, पर दायद वो भूल चुकी थी। नियति ने तो कह दिया था कि उसे ऐसे घटिया माँ बाप भाई की प्यार नहीं चाहिए। विपुल जी, सीखा जी, सिर ये दोनों भाई उससे प्यार करे या ना करे, नियति को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। नियति ना तो इन सब का प्यार चाहती थी ना साथ चाहती थी। तभी विपुल जी अर्जित को डांटते हुए बोले, अर्जित अभी कुछ ज्यादा मत बोलो, और याद रखो इसमें नियति की कोई गलती नहीं है जो हो रहा है, और नियति की हमारे लिए जो इतनी नफरत है उसके लिए हम सब ही जिम्मेदार है। क्या तुमने नियति की बात नहीं सुना? क्या जब उसे चोट लगी तब हम में से कोई उसके साथ था? क्या हम में से किसी ने उसकी परवाह की? क्या एक बार किसी ने उससे पूछा वो कैसी है? क्या हम सब में से किसी ने उसे हॉस्पिटल चेकअप के लिए लेकर आए? नहीं ना, हम सब ने नियति के लिए कुछ भी नहीं किया। तो वो क्यों हम सब को माफ करेगी? और जो भी हुआ उसकी वजह वो रूही को मानती है, और हम इसे नहीं बदल सकते। हम सब ने रूही की प्यार में नियति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था, तो ये तो जाहिर सी बात है कि नियति रूही से सबसे ज्यादा नफरत करेगी। पर तुम नियति को इसके लिए दोष नहीं दे सकते, और ना ही तुम यहाँ से जाकर कुछ उससे सवाल करना। और भूलो मत, वो पहली वाली छोटी सी नियति नहीं है जो हमारे पीछे हमारे प्यार के लिए भागती थी। नियति की अचीवमेंट बहुत ज्यादा है। हमारी कंपनी भी शायद उसकी नजरों में कुछ नहीं है। और क्या तुम सोचते हो कि अगर वो चाहे तो तुम्हें बैन नहीं करवा सकती?
पर शायद अभी भी उसके दिल में फैमिली के लिए थोड़ी वैल्यू थी, इसलिए उसने ऐसा कुछ नहीं किया। या शायद वो तुम्हारी दादाजी दादी माँ को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती है, इसलिए अपना गुस्सा नियति बच्ची के सामने मत दिखाना। विपुल जी बोले। उनकी आंखों में आंसू था, वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करे। एक तरफ उनकी बड़ी बेटी जिसे उन्होंने बचपन से प्रिंसेस की तरह पाला, और दूसरी तरफ उनकी छोटी बेटी जिसे उन्होंने बचपन से इतना हट कर दिया है कि वो उन सब से नफरत करती है। दुख उन्हें इस बात का हो रहा था कि सालों से उन्हें ये बात समझ में नहीं आई थी कि नियति कितनी छोटी बच्ची थी। अगर बचपन में वो रूही की जितना ही ध्यान नियति पर देते तो ये सब कुछ होता ही नहीं, और ना ही नियति उनसे इतनी नफरत करती। अमृत भी यही सोच रहा था। शिखा जी की आंखों में भी आंसू था। वो तो असमंजस में थी। धीरे धीरे उन्हें और ज्यादा बुरा लग रहा था। वो ये सोचने पर मजबूर हो रही थी, अगर वो रूही और अमृत अर्जित से ज्यादा प्यार नियति से करती तो उनकी बच्ची उनसे नफरत नहीं करती। उन्हें अब सच में विपुल जी की नाराजगी की वजह से उन्होंने जो गलत डिसीजन लिया था उसके लिए पछतावा हो रहा था। बस नेहा ही चुप थी। वो अर्जित के बातों से सहमत थी। उसे नियति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। अगर रूही रायजादा फैमिली में शादी करती तो सबसे बड़ा फायदा उसे ही होता। वहीं रूही जो आंखें बंद कर सोने की एक्टिंग कर रही थी, ब्लैंकेट के अंदर उसने गुस्से से मुठिया भींच रखा था। क्यों उसके डैड को क्यों उस लड़की की बारे में परवाह है। वहीं नियति अपनी रूम में बैठी थी और ये सब कुछ आपने लैपटॉप में देख रही थी। विपुल जी की बात सुनकर और शिखा जी के चेहरे को देखकर वो डेविल स्माइल करते हुए बोली, ये तो शुरुआत है, ज्यादा दिन नहीं लगेगी तुम सबकी रिश्तों को बर्बाद करने में। खास करके मिसेस शिखा शेखावत, सबसे पहली टारगेट तो मेरे लिए आप ही है। आपके बीच जो दो कौड़ी का प्यार का रिश्ता है, अगर उसे बर्बाद नहीं कर दिया तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ये देखने में बहुत मजा आएगा जब मिसेस शिखा शेखावत को आपने ही प्यारे पति और बच्चों पर सबसे ज्यादा गुस्सा आएगा, या फिर थोड़ी नफरत की चिंगारी जिसे हवा देने पर इसकी लपटें देहक उठेगी और आपके बीच प्यार के रिश्ते जलकर स्वाहा हो जाएंगे। उठा कहकर नियति शैतान की तरह हंसने लगी। नियति की शिखा जी से सवाल, सरकास्टिक बातें। आपके बीच जो दो कौड़ी का प्यार का रिश्ता है, अगर उसे बर्बाद नहीं कर दिया तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ये देखने में बहुत मजा आएगा जब मिसेस शिखा शेखावत को आपने ही प्यारे पति और बच्चों पर सबसे ज्यादा गुस्सा आएगा, या फिर थोड़ी नफरत की चिंगारी जिसे हवा देने पर इसकी लपटें देहक उठेगी और आपके बीच प्यार के रिश्ते जलकर स्वाहा हो जाएंगे। अब आगे। इतना कहकर नियति शैतान की तरह हंसने लगी। उसने लैपटॉप को रख दिया और कुछ फाइल चेक करने के बाद सोने के लिए चली गई। सुबह का वक्त। नियति ने उठकर अपनी डेली वर्कआउट किया और फ्रेश होने के लिए चली गई, क्योंकि आज उसे रायजादा मेंशन जाना था प्रखर के साथ। कल जाते वक्त सुमित्रा जी और अंकिता जी दोनों ने उसे घर जाने के लिए इनवाइट किया था। नियति ने बात लेने के बाद आपने असिस्टेंट रचित को कॉल किया। रचित ने जल्दी कॉल उठा लिया और बोला, यस बॉस, क्या आपको कुछ चाहिए? आप वहां कंफर्टेबल नहीं है, या वहां उन सब घटिया लोगों में से किसी ने आपको कुछ कहा है? बताए, मैं अभी देखता हूं। उसके एक साथ इतने सवाल सुनकर नियति ने सिर हिला दिया। ये उसका असिस्टेंट था, पर छोटी बहन की तरह उसकी फिक्र करता था। जब वो शेखावत फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेशन करता था, वो लगभग गुस्से में खून उगल देता था। बस करो, चुप रहो, नियति उसे डांटते हुए बोली तो रचित चुप हो गया। नियति ने पूरी तरह से साइलेंट फोन को देखा। उसे पता था रचित ने आपने मुंह पर उंगली रखा होगा। कभी कभी वो ऐसे ही उल्टी सीधी बच्चों वाली हरकतें करता था, पर रचित आपने काम को लेकर बहुत ईमानदार था और बहुत इंटेलिजेंट भी था। उसने पूरे देश में सेकंड पोजीशन हासिल किया था बिजनेस स्टडीज में। सुमन और खुशी के लिए जेट भेज दो, नियति बोली। तो रचित ने ओके बॉस कहा। सुमन और नियति इस वक्त कुछ केस इन्वेस्टिगेट करने बाहर गए थे। फिर कुछ याद करके रचित बोला, बॉस कल मैंने आपके लिए गिफ्ट भेजा था, क्या आपने उसे देखा? नियति बोली, हाँ मैंने देख लिया था। मेरी पेंट हाउस से 2 पेंटिंग मेरी विला में भेज दो, और मेरी पर्सनल कलेक्शन से लाइफ क्रिस्टल, गोल्डन आर्टिक, ब्लू ओशियन मोती। ऐसे ही नियति ने कुछ चीजें रचित को जल्दी उसकी पर्सनल विला में भेजने के लिए कहा, जिसे वो रायजादा फैमिली की मेंबर्स को गिफ्ट करने वाली थी। बॉस, क्या आप ये सब किसी को देने वाली हो? रचित ने पूछा, क्योंकि ये सभी चीज करोड़ों का था और इनमें से ज्यादा चीजें एंटीक था। उसे पैसों की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसकी बॉस की एक दिन की टर्नओवर भी कई 100 करोड़ों की होती है। उसकी बॉस के पास और भी बहुत कंपनीज था, जिसकी टर्नओवर में से आधा पैसा उनके अनाथ आश्रम और हॉस्पिटल को दिया जाता था। उसे बस इसलिए पूछना पड़ा क्योंकि ये सभी एंटीक बहुत रेयर था।
पैसा होकर भी कोई उससे खरीद नहीं सकता था, जैसे कि ब्लू ओशियन मोती का पेंडेंट। इसे सरिया की किंग ने उसकी बॉस को इलाज करने के बदले में गिफ्ट किया था। हाँ, मैं इसे अपनी इन लॉस को देने वाली हूँ। इतना कहकर नियति ने फोन रख दिया। वहीं रचित तो सोच रहा था क्या सच में उसकी बॉस को मिस्टर प्रखर रायजादा इतना पसंद आ गया है। ऐसा क्या है उस प्रखर रायजादा में, भले ही वो सबसे अमीर हो, पर किसने भला आज तक उसका असली चेहरा देखा है। अगर वो सबसे ज्यादा हैंडसम भी है तो क्या हुआ इससे, उसकी बॉस अच्छी शकल देखकर तो फिसलने नहीं वाली थी। ऊपर से प्रखर रायजादा का एक बेटा भी है। रचित ने फोन को रख दिया और अपना दूसरा पर्सनल फोन निकालकर खुशी और सुमन को लाने के लिए ऑर्डर दे दिया। वहीं नियति तैयार होकर नीचे चली गई। जैसे ही वो नीचे आई उसने नीचे सबको बैठे देखा। रूही अभी अभी हॉस्पिटल से वापस आई थी। जैसे ही उसने नियति को देखा उसकी आंखों में जैसे नफरत से खून उतर आया हो। नियति इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने आज एक लाइट ग्रीन कॉलर का अनारकली पहना हुआ था और बालों को खुला छुड़ा हुआ था, होंठों पर लिप बाम, हाथ में वॉच। इतने में ही वो किसी परी की तरह लग रही थी और उसकी होंठों के नीचे का काला तिल हमेशा की तरह उसकी खूबसूरती को और एनहेंस कर रहा था। गुस्से से रूही और नेहा दोनों की मुठ्ठियां कस गई। क्यों नियति इतनी खूबसूरत क्यों है, वो दोनों इतना मेकअप करती है, पर फिर भी नियति बिना किसी मेकअप के भी हमेशा उनसे ज्यादा खूबसूरत लगती है। नियति बेटा क्या तुम कहीं जा रही हो? शिखा जी जो रूही के लिए सूप लेकर आ रही थी वो खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने पूछ लिया। विपुल जी और बाकी सब भी नियति की तरफ देखने लगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि नियति कहाँ जा रही है। वो सब तो कल रूही को हॉस्पिटल लेकर चले गए थे। उनके जाने के बाद ही सुमित्रा जी और अंकिता जी ने नियति को कल घर आने के लिए बोला था। दादा दादी, बुआ दादी और तीनों भाइयों को ही पता था कि नियति आज रायजादा मेंशन जाने वाली है। उनकी सवाल सुनकर नियति मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे मिसेस शिखा शेखावत, आपको मेरी कब से परवाह होने लगी? मैं कहाँ जाती हूँ और नहीं जाती हूँ जानने की कोशिश आप क्यों कर रही है? शिखा जी आंखों में आंसू लिए बोली, भले ही तुम मुझसे नफरत करो पर तुम सच तो नहीं बदल सकती। मैं तुम्हारी मोम हूँ क्या, मैं तुम्हारी चिंता नहीं कर सकती? उनकी बात सुनकर नियति दिल ही दिल में डेविल स्माइल करने लगी और बोली, यही तो मैं भी चाहती हूँ ताकि आपको भी दर्द पता चले। वो हंसते हुए बोली, क्या मिसेस शिखा शेखावत आप मेरे साथ मजाक कर रही है? आपकी चिंता तब कहाँ थी जब आप अपने घटिया पति की सिर्फ नाराज होने की वजह से अपनी पेट में पल रहे बच्चे को मारना चाहती थी? आपकी चिंता तब कहाँ थी जब आप अपनी इस मनहूस सौतेली बेटी की वजह से अपनी अजन्मे बच्चे से ही नफरत करती थी, क्योंकि आपकी मनहूस बेटी को आप गोद में नहीं ले पाती थी? आपकी चिंता तब कहाँ थी जब आपने अपनी बच्ची की पैदा होने के बाद उसे देखने से भी मना कर दिया था? और तब कहाँ थी आप मिसेस शिखा शेखावत जब आपकी घटिया बेटी हर बार मुझे परेशान करती थी? आपकी चिंता तब कहाँ थी जब आपके दोनों सौतेले घटिया बेटे ने बार बार मुझे रूम में भूखे बंद रहने की सजा दिया था? तब आप कहाँ थी जब हर बार मुझे चोट लगती थी पर चिंता आपको अपनी सौतेली बेटी की होती थी? तब आपकी ये चिंता कहाँ थी जब आपका ये पूजनीय महान पति अपनी पहली बीवी की प्यार की मनहूस निशानी की वजह से मुझे सजा देता था? इतने साल बाद अब अपनी चिंता मेरे लिए कैसे जाग गई मिसेस शिखा शेखावत? मुझे पता है मैं गलत थी। क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकती? मैं तुम्हें उसके लिए कंपोनेंट करूंगी। शिखा जी आगे आकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोली, मुझे छूना भी मत मिसेस शिखा शेखावत, मैं आपको छूकर गंदी नहीं चाहती हूँ, ना ही फिर से बात लेना चाहती हूँ, और मुझे आप जैसी बेवकूफ औरत से कोई कंपोनेंट नहीं चाहिए। पता नहीं आप जैसी बेवकूफ औरत मेरे नाना जी नानी माँ की बेटी कैसे हो सकती है? अगर आप देखने में उनकी जैसी ना होती और वो श्यो ना होते तो मैं जरूर उन्हें आपके साथ डीएनए टेस्ट करने की सलाह देती। आप जैसी बेवकूफ जो अपनी बकवास प्यार या फिर अट्रैक्शन में आंधी ही कर 3 बच्चे की बाप से शादी कर सकती है, वैसी माँ मुझे नहीं चाहिए। मेरे लिए आप कब का मर चुकी हो। ये विपुल शेखावत, क्या ये इंसान सच में आपसे प्यार करता था? उसने सिर्फ तुम्हें यूज किया है बेवकूफ औरत। क्या पता उनके दिल में आज भी उनकी पहली मरी हुई बीवी हो? वरना खुद ही सोचो, उन्हें अपनी मरी हुई तीनों घटिया बच्चों से हद से ज्यादा प्यार है। आपने गटर छाप बेटों को वो प्रिंस मानते हैं और अपनी मनहूस बेटी जो उनकी बीवी को पैदा होकर खा गई उसे भी वो प्रिंसेस मानते हैं। पर जब आप प्रेग्नेंट हुई तो उन्हें डर लगने लगा कि कहीं आप उनके बच्चों से कम प्यार ना करने लग जाओ, इसलिए आपकी प्रेगनेंसी से वो नाराज रहने लगे। जरा सोचो, क्या कोई पति जो अपनी वाइफ से प्यार करता हो वो अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी से और आपने होने वाले बच्चे से नाराज और गुस्सा रह सकता है?
क्या इसका मतलब साफ नहीं है कि तब भी वो सिर्फ अपनी पहली घटिया मरी हुई बीवी और उनके बच्चों के बारे में सोच रहे थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि तुम दोनों का कोई बच्चा हो? क्या इसका मतलब साफ नहीं है कि वो आपको बीवी नहीं बस आपने बच्चों का नैनी बनाना चाहता था? वरना आपने ही प्यार की निशानी को क्यों कोई नापसंद करेगा? सब तो खुश होते हैं कि उनकी प्यार की निशानी दुनिया में आने वाला है। जरा सोचकर देखो, आपकी जगह अगर उनकी पहली बीवी रीना शेखावत फिर से प्रेग्नेंट होती तो क्या वो खुश नहीं होते? क्या वो कभी नाराज रहते? वैसे मैंने सुना है आपके लिए एशिया की टॉप फैमिली से रिश्ता आया था, पर आपने देखी किसे चुना? इस घटिया मतलबी आदमी को जो अपनी पहली मरी हुई बीवी से प्यार करता है। सो सैड ना। वैसे में रघुवंशी फैमिली मिली थी और सुना है अंकल हरीश रघुवंशी के लिए रघुवंशी फैमिली ने आपको चूज किया था और रिश्ता भेजा था, पर आपने मना कर दिया। आप सच में दिमाग से पैदल हो? रघुवंशी फैमिली मित्तल फैमिली के बाद आने वाली फैमिली है। उनका दबदबा पूरे इंडिया पर चलता है। और अंकल हरीश भी कितने लॉयल इंसान है, आपको भी वो पसंद करते थे। पर देखिए, शादी के बाद वो अपनी बीवी से जान से ज्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने आपको दिल से तभी निकाल दिया था जब आपने विपुल शेखावत से शादी की। उनके 3 बच्चे हैं और तीनों एक्सीलेंट है। और आपने इनसे शादी की जो आपसे शादी करने के बाद भी अपनी पहली पत्नी को याद करते रहे। उसकी लगातार सवाल से सीखा जी अपनी जगह पर जम सी गई थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहा था। यही हाल बाकी सब का भी था। विपुल जी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। भले ही उन्होंने जब शादी किया था तब उन्हें सीखा से प्यार नहीं था, पर शादी के कुछ महीने बाद वो रीना को याद नहीं करते थे। वो जानते थे अब सीखा ही उनकी फ्यूचर है। वो सीखा से दिल से प्यार करते थे। सीखा से प्यार करने के बाद उन्होंने रीना के बारे में फिर कभी बात नहीं किया। पर रीना उनकी दिल की किसी कोने में थी, पर वो सीखा जी को ज्यादा प्यार करने लगे थे। जब सीखा जी प्रेग्नेंट थी तब कुछ लोगों की बात सुनकर वो बेचैन हो गए थे और सोचने पर मजबूर हो गए कि रीना होती तो उनके तीनों बच्चों को परेशानी नहीं होती। उनकी नाराजगी की वजह से इतना सब हो जाएगा उन्हें नहीं पता था। उन्हें नियति पर गुस्सा भी आ रहा था। नियति कैसे उनके बारे में अपनी मोम से ऐसी बातें कह सकती थी? क्या इससे उनकी रिलेशन नहीं बिगाड़ जाएगी? नियति बस करो, तुम करना क्या चाहती हो ये सब बताकर विपुल जी गुस्से में चिल्लाए। वहीं अमृत, अर्जित, रूही, नेहा और बाकी सब सदमे से बाहर आए। रघुवंशी फैमिली कितनी बड़ी फैमिली है और सीखा जी ने हरीश रघुवंशी जैसे बड़े शख्स को ठुकरा दिया था। मतलब भारद्वाज फैमिली तब कितनी पावरफुल थी। अर्जित भी होश में आ गुस्से से बोला, तुम हर बात पर हमारी मरी हुई माँ, डैड और हम तीनों को क्यों टारगेट कर रही हो और मोम को क्यों परेशान कर रही हो? मोम ने तो बस तुमसे एक सिंपल सवाल पूछा था। अगर नहीं बताना है तो फाइन, बट तुम ऐसे सबकी इंसल्ट नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर नियति ने उसे ठंडी नजरों से देखा और बोली, मिसेस सीखा शेखावत, सीखे से आपके बेटे भी अपनी मरी हुई माँ को ही माँ मानते हैं। नियति, तुम बात को घुमाकर मोम को परेशान करना चाहती हो। मेरे लिए मेरी सिर्फ ये एक ही मोम है सीखा शेखावत। तुम मोम को परेशान करके क्या साबित करना चाहती हो? रूही गुस्से से खड़ी होकर बोली। चाहे वो कैसी भी हो, वो बहुत बुरी थी, पर पैदा होने के बाद से उसने सीखा जी को ही माँ के रूप में देखा था, इसलिए उसके लिए उसकी मोम सीखा जी थी हमेशा के लिए। नियति ने उसे देखा और सीखा जी की हाथ से सूप का बोल लेकर रूही के ऊपर फेंक दिया। आधा सूप उसके पास बैठी नेहा पर गिर गया और बोल जाकर रूही की गाल से लगकर अर्जित की फहद से टकराया। वहीं एक साथ रूही, नेहा और अर्जित तीनों की चीख निकल गई। सूप थोड़ा गर्म था, फिर भी नेहा और रूही की स्किन जल रहा था और अर्जित का माथा थोड़ा सूज गया था। ये देखकर जय, आकाश और आदित्य तीनों हंसने लगे। आदित्य हंसते हुए बोला, गुड शॉट प्रिंसेस, इसे कहते हैं एक तीर से 3 निशाना। नियति विपुल जी को देखकर बोली, आगे से मुझ पर चिल्लाने की कोशिश भी मत कीजिएगा मिस्टर विपुल शेखावत, वरना सजा आपकी प्यारी प्रिंसेस को मिलेगी। तभी नियति का फोन रिंग करने लगा तो नियति ने जल्दी से कॉल रिसीव कर लिया। ये प्रखर का कॉल था। उसने दादाजी और दादी माँ भाइयों को बाय कहा और वहां से बाहर निकल गई और मन ही मन बोली, जितनी नफरत आपने नियति को दी थी उतनी नफरत आपके पति और बच्चों को भी मिलना चाहिए ना। हॉल में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। नियति की बातें विपुल जी, सीखा जी की दिल में किसी तीर की तरह चुभी थी, खास करके सीखा जी जो पूरी तरह से किसी ट्रांस में चली गई थी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, रिव्यू जरूर दीजिए। आगे क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड कम सून। टेक केयर, बाय।